नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम ओकारांत पुल्लिंग गो यानी कि गाय शब्द रूप को लिखना, पढ़ना एवं इसे याद कैसे किया जाता है, इसे याद करने का ट्रिक क्या है, इन सब चीजों को हम कारक चिन्ह के माध्यम से सीखने वाले हैं। इसलिए यहाँ हम कारक चिन्ह को भी लिख रखे हैं। इस कारक चिन्ह के माध्यम से हम इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को भी समझेंगे कि कौन से शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है। अनुवाद बनाते समय हम इन सभी शब्दों का प्रयोग आखिर कैसे कैसे करते हैं। यानी कि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एवं यूजफुल होने वाली है, इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट। अब सबसे पहले दोस्तों हमें ये गो यानी कि गाय शब्द रूप आखिर लिखना कैसे है ये समझिए। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो हमें जो पता होता है वो लिखना है, यानी कि ये प्रथमा विभक्ति से लेकर संबोधन कारक तक ये लिख देना है। और ऊपर ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये हमें लिख लेना है। इसके बाद प्रथमा विभक्ति में हम लिखेंगे गौ, गाबौ, गावह। द्वितीया विभक्ति में लिखेंगे गाम, गाबौ, गाह। फिर तृतीया विभक्ति में लिखेंगे गबा, गोभयाम, गोभे। चतुर्थी विभक्ति में लिखेंगे गबे, गोभयाम, गोभ्यः। फिर पंचमी विभक्ति में लिखेंगे गोह, गोभयाम, गोभ्यः। षष्ठी विभक्ति में लिखेंगे गोह, गबो, गबाम। फिर सप्तमी विभक्ति में लिखेंगे गबी, गबोह, गोसु। फिर संबोधन कारक में लिखेंगे, यदि हम गाय शब्द को संबोधित करेंगे तब एक वचन में लिखते हैं हे गौ, द्विवचन में हे गाबो, बहुवचन में हे गाबह। यानी कि ऊपर जो लिखा हुआ है गौ, गाबो, गाबह, इसी को हमें हे शब्द के साथ जोड़ देना है। हे गौ, हे गाबो, हे गाबह। इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से ये गौ शब्द रूप को लिख लेंगे। चलिए अब हम इन सभी शब्दों के कारक चिन्ह के माध्यम से एक एक हिंदी मीनिंग को समझते हैं एवं अनुवाद बनाते समय हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इन चीजों को सीखते हैं। इसके बाद हम इसे याद करने का ट्रिक क्या है, इसे हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, इस चीज को समझेंगे। अब दोस्तों इन सभी शब्दों के हिंदी मीनिंग को समझने के लिए हमें कारक चिन्हों का समझना बहुत ही जरूरी होता है। और आप कारक चिन्ह को तो पढ़े ही होंगे कि प्रथमा होता है कर्ता का ने कारक चिन्ह, द्वितीया होता है कर्म को, तृतीया होता है करण से या फिर द्वारा, चतुर्थी होता है संप्रदान को या फिर के लिए, पंचमी होता है अपादान से, षष्ठी होता है संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह होता है का, की, के या फिर रा, री, रे भी होता है। फिर सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। फिर संबोधन कारक होता है, इसका कारक चिन्ह होता है हे, अरे। चलिए अब हम इसी कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को समझते हैं। देखिए अब इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये प्रथमा विभक्ति, इसका कारक चिन्ह क्या होता है ने, तो हमें सिंपल से यहाँ गौ, गाबो, गाबह, ऊपर ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। इसे तो आप समझते ही होंगे कि जिससे एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जिससे दो का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, तथा जिससे दो से अधिक का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ एक वचन में है गौ, यानी कि यहाँ पर गाय शब्द का प्रयोग एक गाय के लिए किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ द्विवचन में गावो, यानी कि यहाँ पर गाय शब्द का प्रयोग दो गाय के लिए किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ बहुवचन में गावह, यानी कि यहाँ पर गाय शब्द का प्रयोग बहुवचन में दो से अधिक गाय के लिए किया गया है। अब दोस्तों यहाँ जितने भी शब्द आपको दिख रहा है इन सभी शब्दों का हिंदी गाय ही होगा, हमें गाय ही बोलना है। बस गाय शब्द के लास्ट में हम इन सभी कारक चिन्हों को जोड़कर अलग अलग हिंदी अर्थ को प्राप्त करेंगे। देखिए जैसे गौ तो हम बोलेंगे गाय, और इसके साथ कारक चिन्ह क्या है ने, तो बोलेंगे गाय ने। ये एक वचन में है, यानी कि एक गाय के लिए इसका प्रयोग किया गया है, तो हम बोलेंगे एक गाय ने या फिर गाय ने, दोनों सेम ही है। इसी प्रकार से द्विवचन में है गाबो, तो बोलेंगे दो गाय और इसके साथ ने हो जाएगा दो गाय ने। इसी प्रकार से बहुवचन में गाबह, ये बहुवचन में है, यानी कि यहाँ पर दो से अधिक गाय के लिए प्रयोग किया गया है, तो हम गाय का बहुवचन करेंगे, क्या हो जाएगा
गायों, और इसके साथ हम ने कारक चिन्ह को ऐड करेंगे तो हो जाएगा गायों ने, यानी कि एक वचन में गाय ने या फिर एक गाय ने, द्विवचन में दो गाय ने, बहुवचन में गायों ने। अब यदि अनुवाद बनाते समय हमें हिंदी में वाक्य मिले एक गाय ने तो क्या लिखेंगे गौ, यदि दो गाय रहे तो गाबौ, और यदि दो से अधिक बहुतों गाय रहे तो क्या लिखेंगे गाबह। इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति है कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को। जैसे एक वचन में है गाम तो हम गाय शब्द के अंत में इससे पहले हमने ने कारक चिन्ह को ऐड किया था, अब हम इस ने कारक चिन्ह को हटाकर को कारक चिन्ह को ऐड करेंगे तो हो जाएगा गाय को। फिर द्विवचन में है गाबौ तो बोलेंगे दो गाय और इसके साथ को, दो गाय को। फिर बहुवचन में गाह तो लिखेंगे गायों को, यानी कि एक वचन में गाय को, द्विवचन में दो गाय को, बहुवचन में गायों को। यदि हमें हिंदी में वाक्य मिले गाय को या फिर एक गाय को तो एक वचन में लिखेंगे गाम, यदि दो गाय को तो गाबौ, और यदि दो से अधिक बहुतों गाय को तो क्या लिखेंगे गाह। इस प्रकार से हमें इन सभी कारक चिन्हों का प्रयोग करना है। देखिए फिर तृतीय विभक्ति होता है करण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से या फिर द्वारा। जैसे एक वचन में है गवा तो बोलेंगे गाय से या फिर गाय के द्वारा। फिर द्विवचन में है गोभ्याम तो बोलेंगे दो गाय से या फिर दो गाय के द्वारा। फिर बहुवचन में गोभे तो बोलेंगे गायों से या फिर गायों के द्वारा। इसी प्रकार से यदि हमें हिंदी में वाक्य मिले गाय से या फिर गाय के द्वारा तो क्या लिखेंगे तृतीय विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ही कारक चिन्ह से या फिर द्वारा। यदि गाय से या फिर गाय के द्वारा तो गवा लिखेंगे। यहीं पर यदि दो गाय के लिए बात हो कि दो गाय से या फिर दो गाय के द्वारा तो द्विवचन कर देंगे गोभ्याम, और यदि दो से अधिक गायों की बात हो तो हम बहुवचन कर देंगे गोभे ही। फिर चतुर्थी विभक्ति होता है संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए। जैसे एक वचन में है गवे तो बोलेंगे गाय को या फिर गाय के लिए। द्विवचन में है गोभ्याम तो बोलेंगे दो गाय को या फिर दो गाय के लिए। फिर बहुवचन में गोभ्यः तो बोलेंगे गायों को या फिर गायों के लिए। फिर पंचमी विभक्ति होता है अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से। जैसे एक वचन में गोह तो बोलेंगे गाय से, द्विवचन में गोभ्याम दो गाय से, बहुवचन में गोभ्यः गायों से। फिर षष्ठी विभक्ति होता है संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह होता है का की के या फिर रा री रे भी होता है। जैसे एक वचन में है गोह तो बोलेंगे गाय की, द्विवचन में गबो तो बोलेंगे दो गाय की, बहुवचन में गवाम तो बोलेंगे गायों की या फिर गायों के। फिर सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। जैसे गबी तो बोलेंगे गाय में या फिर गाय पर, गबोह दो गाय में या फिर दो गाय पर, गोसु गायों में या फिर गायों पर। इसी प्रकार से दोस्तों यदि अनुवाद बनाते समय हमें हिंदी में वाक्य मिले गाय से तो क्या लिखेंगे से कारक चिन्ह कहाँ है तो पंचमी विभक्ति में से कारक तो क्या लिखेंगे गोह, और यहाँ तृतीय विभक्ति में भी होता है से कारण। अब दोस्तों कहाँ पर हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है और कहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है इससे कारक चिन्ह के लिए, तो इसके लिए हमने कारक चिन्ह चैप्टर में हमने पढ़ा रखे हैं। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां आप बहुत ही आसानी से इस टॉपिक को समझ लोगे। इसी प्रकार से यदि हिंदी में वाक्य मिले गाय की तो क्या लिखेंगे काके की चिन्ह कहाँ है तो षष्ठी विभक्ति में का की के तो क्या लिखेंगे गाय की गोह, दो गाय की रहे तो गबो, गायों की रहे तो गबाम। इसी प्रकार से यदि गाय में तो में कारक चिन्ह कहाँ है सप्तमी विभक्ति में है में तो सप्तमी विभक्ति लगाएंगे गबी, और यदि दो गाय रहे तो गबो, बहुतों सारे गाय रहे तो गोसु। इसी प्रकार से यदि गाय के लिए तो क्या लिखेंगे के लिए चिन्ह कहाँ है चतुर्थी विभक्ति में के लिए गबे, दो गाय के लिए तो गोभ्याम, गायों के लिए गोभ्यः। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह के माध्यम से इसके हिंदी मीनिंग को समझते हैं। और यदि हम गाय शब्द को संबोधित करते हैं, यदि एक गाय को संबोधित करेंगे तो लिखेंगे हे गौ, यदि दो गाय को संबोधित करेंगे तो हे गाबो, और यदि दो से अधिक गायों को संबोधित करेंगे तो हे गाबह। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह को लिखकर बहुत ही आसानी से इसके हिंदी मीनिंग को समझ सकते हैं।
चलिए अब हम एक बार बिना कारक चिन्ह का अभ्यास करते हैं। देखिए, गोह गाय ने, गबो दो गाय ने, गाबह गायों ने, गाम गाय को, गबोह दो गाय को, गाह गायों को, गवा गाय से या फिर गाय के द्वारा, गोभ्याम दो गाय से या फिर दो गाय के द्वारा, गोभे गायों से या फिर गायों के द्वारा, गवे गाय को या फिर गाय के लिए, गोभ्याम दो गाय को या फिर दो गाय के लिए, गोभ्यः गायों को या फिर गायों के लिए, गोह गाय से, गोभ्याम दो गाय से, गोभ्यः गायों से, गोह गाय की, गबो दो गाय की, गबाम गायों की, गवे गाय में या फिर गाय पर, गबोह दो गाय में या फिर दो गाय पर, गोसु गायों में या फिर गायों पर, हे गौ यदि एक गाय के लिए संबोधित करेंगे तो हे गौ, दो गाय के लिए संबोधित करेंगे तो हे गाबो, और यदि दो से अधिक गायों को संबोधित करेंगे तो हे गाबह। चलिए अब हम इसे याद कैसे किया जाता है इस चीज को समझते हैं। अब दोस्तों, इसे याद तो आपको रट कर ही करना है, लेकिन रटने का भी सही तरीका पता होना चाहिए। हम जानते हैं आप लोग ऐसे पढ़ते होंगे, प्रथमा गोह गाबौ गाबह। इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको इन सभी कारक चिन्हों को छोड़ ही देना है। ऊपर ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसे भी छोड़ देना है। सिर्फ इन 3 लाइन को ही आपको पढ़ना है, वो भी इन तीनों शब्दों को अलग अलग ना बोलकर तीनों शब्दों को हम एक साथ बोलेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर अगले इन 3 शब्दों को एक साथ बोलेंगे, फिर सांस लेकर अगले इन 3 शब्दों को एक साथ बोलेंगे। इधर ये प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, इन सब को हमें नहीं बोलना है। बाद में ये ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा कि कौन सा है प्रथमा व्यक्ति और कौन सा है द्वितीय व्यक्ति। बस सिर्फ इन 3 लाइन को ही हमें पढ़ना है। यकीन मानिए यदि आप इस प्रकार से पढ़ते हैं तो 5 मिनट के अंदर ही बहुत ही आसानी से आपको गाय शब्द रूप याद हो जाएगा। देखिए एक बार कैसे पढ़ते हैं। गौ गाबो गाबह, फिर सांस लेंगे, फिर आगे बोलेंगे गाम गाबो गाह, फिर सांस लेकर आगे बोलेंगे गबा गोभ्याम गोभे, इसी प्रकार से आगे फिर गबे गोभ्याम गोभ्यः, गोह गोभ्याम गोभ्यः, गोह गबोह गबाम, गबी गबो गोसु, हे गौ हे गाबो हे गाबह। इस प्रकार से हमें पढ़ना है। एक बार फिर से देखिए, गौ गाबो गाबह, गाम गाबो गाह, गबा गोभ्याम गोभे, गबे गोभ्याम गोभ्यः, गोह गोभ्याम गोभ्य, गोह गबो गबाम, गबी गबो गोसु, हे गौ हे गाबो हे गाबह। इस प्रकार से हमें 3-3 शब्दों को एक साथ बोलना है। सिर्फ आपको 5 मिनट ही पढ़ना है। 6ठा मिनट आपको यकीन मानिए याद हो जाएगा यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। गो यानी कि गाय शब्द रूप लिखना, पढ़ना, इसे याद करना तथा इसके कारक चिन्हों के माध्यम से इसके एक एक हिंदी मीनिंग को समझने का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही संस्कृत व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।